नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब सबसे पहले खबरों में बात करेंगे। पीएम मोदी आईटीयू के दूरसंचार मानक सम्मेलन और भारत मोबाइल कांग्रेस का आज उद्घाटन करेंगे। तो अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। इतिहास में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन एशिया प्रांत क्षेत्र में हो रहा है। इसमें 190 देशों के 3000 से अधिक वैश्विक नेता और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भाग लेंगे। वे एआई, आईओटी, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भविष्य की कार्य योजना तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है और इसमें 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे जो दूरसंचार, डिजिटल और आईसीटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आईटीयू WTSA कार्यक्रम 6G, AI, आईओटी, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा आदि जैसे नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के लिए निर्धारित मानकों पर चर्चा होगी। तो फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा दिन भारत के लिए भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि भारत को विकास की राह पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा अग्रसर रहते हैं और भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम देशों के साथ भी इससे पहले भी कई बैठकें की जा चुकी है। तो साथ ही इस बात को लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कई देशों के साथ चर्चाएं कर चुके हैं और साथ ही साथ क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में जिस तरीके से भारत को और ज्यादा गति देने के ये प्रयास है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे भारत को लेकर के ये माना जा रहा है कि अब भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाए। इसी के तहत में प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ ये देखिए, दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर बिल्कुल टॉप पर आपको ये खबर देखने को मिलेगी कैसे अब 6G व्यवस्थाओं को लागू करने की यहाँ आपको दिखाई देगा। सोलर पैनल, इस तरफ आप आएंगे तो स्मार्टफोन और डेटा का यूज दिखाई देगा। तो ये चित्रों के जरिए दर्शाया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था उसे साकार करने का ही ये एक प्रयास है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि देखिए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने के लिए भारत बुलंद इरादों के साथ जुट चुका है। देश को आत्मनिर्भर बनाने, विकास की रफ्तार तेज करने के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम दिखने लगे हैं और दुनिया आत्मनिर्भर भारत की ताकत देख रही है। तो भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि शिद्दत से सामूहिक प्रयास किया जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता है। भारत ने एक तरफ जहां 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, तो वहीं 6G तकनीक के पेटेंट में 6 शीर्ष देशों में शामिल है और अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी 6G 5G की तुलना में 50 गुना अधिक तीव्र तेज होगी और इसी को लेकर के 80 लाख कंप्रेसर बनाने इस वक्त भारत लगा है। यानी कि भारत लगातार ऐसे कई प्रयास कर रहा है कि कैसे अपने युवाओं को भारत में ही रहते हुए उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया जा सके और टेक्नोलॉजी के तहत में जोड़ा भी जा सके। बिल्कुल, तो देखिए, जिस समारोह की हम बात कर रहे हैं उसकी जो है ये चलेगा 24 अक्टूबर तक और ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस जिसका जिक्र कर रहे हैं 8वें एडिशन की शुरुआत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें और ये पहली दफ़ा है कि इंडो पैसिफिक में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन असेंबली हो रही है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि प्रोग्राम में 190 से ज़्यादा देशों के 3000 से ज़्यादा इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और टेक एक्सपर्ट शामिल होने वाले हैं। 2024 जो है WTSA 2024 देशों को 6G, AI, ITO, बिग डेटा और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के मानकों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जाहिर तौर पर एक मंच मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो इस पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। 5G का इस्तेमाल हम करें, 6G के बारे में चर्चा हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि तकनीक कितनी तेज़ी से विकसित हो रही है और भारत में इसमें किस तरह से भारत अपनी हिस्सेदारी रख रहा है, भारत किस तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पट पर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जानना।
और देखिए इस बीच ये भी बता दें कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रीवेसी और ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बीता दशक डिजिटल डोमेन के क्षेत्र में भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। साथ साथ ये भी बता दें कि दावा किया जा रहा है 2040 तक, जैसे कि सुरभि ने भी जिक्र किया है, भारत में 5G से इकोनॉमी में $450 बिलियन के निवेश की उम्मीद की जा रही है। 5G से तेज इंटरनेट का मामला नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के लिए आधार तैयार करा है। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में हम तकनीक पर कितना ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। हर चीज़ के लिए हमें तकनीक की दरकार है और उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चाहे आज की डेट में पैसा ट्रांसफ़र करना हो, इंटरनेट सर्व करना हो, हमें दूसरी मूलभूत चीज़ों का इस्तेमाल करना, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है ये कोई सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल दफ्तरों में होता है, बल्कि घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम तकनीक का सहारा लेते हैं। और धीरे धीरे तकनीक पर हमारी डिपेंडेंसी किस तरह से बढ़ रही है, उसी दिशा में इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है और ज़्यादा वर्सेटाइल किया जा रहा है। और देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह से हो गई, ऐसे में प्रीवेसी अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये स्मार्ट शहरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में भी अब टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार पहुंच रही है। भारत ने पूरे देश में महज 22 महीनों में 5G को रोल आउट कर दिया। इसके अलावा सिंधिया ने UPI, आधार, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक का भी जिक्र किया इस दौरान। IMC में 400 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स, 900 स्टार्टअप और 120 से ज़्यादा देश हिस्सा लेंगे। इवेंट की थीम भी बता दें, द फ्यूचर इज़ नाउ, और ये भारतीय इनोवेशन के उस इकोसिस्टम को सामने रखेगा जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर सर्कुलर इकोनॉमी पर बात होगी। 6G, 5G, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग पर भी चर्चा होने वाली है। तो कितना महत्वपूर्ण ये होने वाला है। और साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत कर रहे हैं और तमाम देशों के प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में भारत कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। अलग अलग इवेंट्स में आप देखेंगे। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति है, भारत किस तरह से विकसित हो रहा है। अगर हम विकसित देशों में भारत को रखते हैं, भारत अगर उसमें एक ऊंचे पायदान पर आता है, तो ये कहना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा, या फिर यूँ कहें कि बेबुनियाद नहीं होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की CM आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जो है ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तो देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये उनकी PM मोदी से पहली मुलाकात मानी जा रही थी और इस बैठक का एजेंडा अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आवास के आवंटन को लेकर LG VK सक्सेना के साथ टकराव की हालत में है। देखिए ये मुलाकात की फोटो भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर छपी हुई है बाकायदा अखबार में और आपको स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे थे। तो शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है। दिल्ली की CM बनने के बाद आतिशी पहली दफा प्रधानमंत्री मोदी से उनके कार्यालय में मिली हैं और बाकायदा तस्वीर साझा हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, जानकारी दी गई तस्वीर के माध्यम से। इससे पहले आतिशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। कथित शराब घोटाले में जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने CM पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद आतिशी ने CM पद पर वो आसीन हुई है। खुद अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम प्रपोज किया। उसके बाद विधायकों की जब बैठक हुई तो सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि आतिशी ही अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद जैसे कि हम लगातार बता रहे प्रोटोकॉल होता है, आतिशी ने अपना कार्यभार संभाला और ये जानकारी भी आपको याद होगी कि आतिशी अभी भी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठ रही है, बल्कि वैकल्पिक तौर पर एक बाकायदा वहाँ पर एक चेयर लगाई गई है जहाँ पर आतिशी जो है वो बैठती हैं। लेकिन जो तमाम ज़रूरी काम है जो एक मुख्यमंत्री को करने होते हैं वो किए जा रहे हैं। इस बीच जो शिष्टाचार मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है वो पहली दफ़ा आतिशी की PM मोदी से मुलाकात हुई है और तस्वीर के माध्यम से ये बात बाकायदा PMO ऑफिस से जो है वो बताई गई है, साझा की गई है। तो बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये पहली मुलाकात आतिशी की CM बनने के बाद की बताई जा रही है और इसी पिक्चर को X पर भी पोस्ट किया गया था, जिसके बाद से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। आपको याद होगा कि किस तरह विजयदशमी के मौके पर आतिशी का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें भरे मंच से
मुख्यमंत्री क्योंकि दिल्ली के इस वक्त आतिशी ही हैं और ऐसे में जब वो विजयदशमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी तो मुख्यमंत्री ने एक नारा दे दिया था और ये नारा ऐसा कुछ था कि उन्होंने असत्य की जीत का दावा कर दिया था। ये कहा था कि दिल्ली में बहुत जल्द असत्य की जीत होगी, अन्याय की जीत होगी। इसे हम स्लिप ऑफ टंग के तौर पे जरूर देख सकते हैं, लेकिन करेक्शन उसमें नहीं किया गया था, जिसके बाद से दिल्ली बीजेपी की ओर से भी इसे बाकायदा रिपोस्ट किया गया था और साथ ही अपने वक्तव्य भी उसमें रखे गए थे और आतिशी को घेरा गया था कि आखिर दिल्ली की जनता क्या ऐसे मुख्यमंत्री को स्वीकार कर पाएगी। ऐसी मुख्यमंत्री जो असत्य की जीत करवाना चाहती है, जो अन्याय की जीत करवाना चाहती है, तो फिर क्या ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली की कमान सही से संभाल पाएंगी। तो बहुत सारे सवाल उस पर उठाए गए थे और इसी की चुटकियां लेते हुए इस दौरान यूजर्स भी दिखाई दिए जब ये तस्वीर पहली बार सामने आई है। हालांकि अब देखना यह है कि अब दिल्ली की कमान क्योंकि इस वक्त आतिशी के पास है, अगले विधानसभा चुनाव तक क्या कुछ कमाल आतिशी दिखा पाती है और साथ ही कैसी तस्वीरें उस दौरान देखी जाएंगी, इसके लिए भी इंतजार हमें करना होगा। तो फिलहाल अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात जम्मू कश्मीर की भी करेंगे। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर का जिक्र हम कर लेते हैं। उमर कल लेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। साथ ही जानकारी हम आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई दे रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार 16 अक्टूबर को शपथ लेगी। धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल के नेता उमर को बुधवार को मुख्यमंत्री पद शपथ के लिए आमंत्रित किया है। तो बिल्कुल देखिए, ये जो कटिंग आप इस वक्त देख रहे हैं, दरअसल उमर कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और साथ ही एलजी मंत्रियों के साथ शपथ दिलाने का काम करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन जो 6 सालों से चल रहा था, राष्ट्रपति शासन का अंत हो चुका है। राष्ट्रपति को भी इसके लिए एक जो अधिसूचना जारी करनी थी गृह मंत्रालय की ओर से, पहले पत्र दिया गया क्योंकि उपराज्यपाल ने यह पत्र गृह मंत्री को दिया, गृह मंत्री की ओर से राष्ट्रपति के पास बढ़ाया गया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद से अब 6 सालों से जो राष्ट्रपति शासन लागू था जम्मू कश्मीर में वो समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेगी। शपथ होगा मुख्यमंत्री के तौर पर अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में यह पहली निर्वाचित सरकार होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल के नेता उमर को बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है और वो श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में सुबह 11:30 बजे के करीबन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ शपथ लेते हुए आप उनको देख पाएंगे। साथ ही माना जा रहा है कि जिस तरीके के दावे और वादे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से किए गए हैं, यानी उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की ओर से जो मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र किया था, क्या उन बातों पर मुहर लग पाएगी या नहीं, क्योंकि सबसे प्रमुख बिंदु जिस पर फोकस किया गया था उमर अब्दुल्ला की ओर से, उनकी ओर से भी बार बार ये कहा जा रहा था कि जब हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में चुन करके आ जाएगी तो हम दोबारा से जो स्पेशल राज्य का, जो स्पेशल स्टेट का दर्जा था वो हम जम्मू कश्मीर को वापस दिलाने का काम करेंगे। यहां तक कि धारा 370 और 35 जो हटाया गया, हम 35 की बहाली दोबारा से करवाएंगे। और साथ ही साथ ये तक उन्होंने कह दिया था कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में भी काम होना है, रोजगार को भी बढ़ावा देना है, लेकिन शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भूल गई है कि जब तक केंद्र की ओर से किसी तरीके से इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, केंद्र की ओर सहयोग नहीं मिल पाता है, तो ये लगभग नामुमकिन है। और इसी के तहत अब आप उमर अब्दुल्ला के सुर बदले बदले भी देखेंगे। अब वो जम्मू कश्मीर के लोगों से ये तक कहते हुए सुनाई देते हैं कि अब हमें इंतजार करना होगा, जब केंद्र में सरकार बदलेगी तो ही ये मुमकिन हो पाएगा। हम उसके बाद से धारा 370 की दोबारा से बहाली के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे और तब तक हमें इंतजार करना होगा। यानी आप ये समझिए कि राजनीतिक तौर पर कैसे एक पासा फेंका गया था और उसी पासे को जनता ने किस तरह से लपक तो लिया, लेकिन अब इसका नतीजा हमें खुले तौर पर आता हुआ दिखाई नहीं देता है और इंतजार भी करना होगा कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जो तमाम वादे किए गए थे उन वादों पर खरा उतर पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, उसे खुद भी बात पता थी कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे और ये गठबंधन किया गया और उसके बाद बाकायदा ये भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो पीडीपी के साथ भी हम जुड़ जाएंगे, भले ही हमारी विचारधारा ना मेल खा रही हो, लेकिन फिलहाल हमें जो है यहाँ पर सरकार बनानी है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से साफ किया गया था। फारूक अब्दुल्ला बाकायदा बयानबाजी करते हुए चुनाव के दौरान हमने देखे भी थे और अभी जिस तरह सुरभि ने जिक्र किया है कि अभी देखिए शपथ भी नहीं ली गई, लेकिन सुर अभी से बदल गए हैं और यानी कि जो तमाम बातें और दावे आप जनता के बीच जाकर कर रहे थे,
जनता को भी बात समझ में आ रही होगी कि जो आपने उन्हें लड्डू दिखाया उस वक्त शायद आप वो दे पाने में पूरी तरह से नाकाम नहीं है। बहरहाल जनता जो कि लगातार ये उम्मीद कर रही है कि शायद उन्हें वो विकास मिल पाए, वो चीज़ें मिल पाए, देखना होगा। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि धारा 370 लगने के हटने के बाद जो है पहली दफ़ा घाटी में सरकार बन रही है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ पर काबिज होंगे। ऐसे में बहुत सारे काम उनके पास से चैलेंजेस हैं और जाहिर तौर पर जनता को अगर आप देखेंगे कि अब लोकतंत्र में जनता का विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा और उसकी बानगी देखने को मिली है। जब जनता अपने घरों से बाहर निकली, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट दिया और एक सरकार को चुना। देखना होगा कि सरकार जनता के लिए कितना काम करती है, इसको जनता ने चुनकर विश्वास के साथ भेजा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर में विपक्ष का नेता चुनने के लिए भाजपा जल्दी बैठक करेगी। द हिंदू में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना ने सोमवार को यहां नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों को सम्मानित किया और कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद जल्द ही विपक्ष के नेता का चयन किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग, जिन्हें पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर नवनिर्वाचित विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बैठक की जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय नेताओं को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रैना के नेतृत्व में पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, सांसद जुगल किशोर और पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों को चुनरी और फूल भेंट कर सम्मानित किया। तो देखिए, नई सरकार चुनी जा रही है। उमर अब्दुल्ला जो हैं अब नए सीएम पद की शपथ लेंगे और इस बीच बीजेपी मीटिंग्स कर रही है, बैठक कर रही है, क्योंकि विपक्ष का नेता भी चुना जाना है। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा पद है, जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि कामकाज सरकार द्वारा ठीक से किया जा रहा है या फिर नहीं। तो बिल्कुल देखिए, द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है और बीजेपी टू होल्ड मीटिंग्स सून टू इलेक्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन जम्मू एंड कश्मीर। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर में अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, तो ऐसे में अब बीजेपी के सामने भी एक चुनौती जरूर है कि आखिर इस सरकार से टैकल कैसे किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी ज्ञात होगा कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाता है तो ऐसे में ये उस दौरान जो भी सरकार की तरफ से उठाए गए कदम होते हैं, ऐसे में उसके बारे में जानकारी भी रखते हैं और यहाँ तक हस्तक्षेप भी करते हैं। यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन चुने जाने के बाद से उनके पास भी एक अधिकार होता है, एक हक होता है कि किस तरीके से वो भी अपनी बातों को सत्ता पक्ष के सामने रख सके और अगर उसमें कोई मूल बिंदु में कोई परिवर्तन किसी प्रकार से करना हो तो उसके लिए वो अपनी आवाज भी उठा सकते हैं, मांग भी वो कर सकते हैं कि इसमें ये भी बदलाव होने चाहिए, यानी कि सुझाव दे सकते हैं। उनके पास ये अधिकार भी रहता है। अब इसी अधिकार के तहत में देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर क्योंकि बीजेपी अब चुनाव करने जा रही है और वो साथ ही तय करना चाह रही है कि जम्मू कश्मीर में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि हम केंद्र में तो देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका दे दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर क्योंकि एक सेंसिटिव जोन हमेशा से रहा है और कई मुद्दे यहाँ बहुत ज्यादा हावी रहे हैं, भारत का इसे ताज भी कहा जाता है। ऐसे में यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन की भी जो अदायगी होती है, जो भूमिका होती है, वो भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई ऐसी रूपरेखाएं हैं जो जम्मू कश्मीर की पूरी तस्वीर को और तासीर को बदल कर रख सकती है। ऐसे में देखिए, अब ये माना जा रहा है, इसमें जो लिखा हुआ है एक बार मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना felicitated the newly elected party MLAs here on Monday and said the leader of opposition will soon be selected after holding meetings with party leaders under the command of central observers। तो देखिए, जब केंद्र की ओर से जब यहाँ पर ऑब्जर्वर्स को भेजा जाएगा तो उनके साथ में एक मीटिंग बुलाई जाएगी और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि आखिर बीजेपी की ओर से किसके चेहरे को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर आगे किया जाना है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कई रूप से, चाहे वो किसी तरीके के सुझाव हो, चाहे सरकार के द्वारा किए गए कार्यों में कमियां निकालना हो या फिर उन कामों को लेकर के मॉनिटरिंग करना हो और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है ताकि वो भी अपनी पार्टी को सौंप सके, दे सके। अगले आने वाले चुनाव में भी उन मुद्दों को उठाया जाता है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि इस मीटिंग के बाद से बीजेपी किसको सिलेक्ट करती है बाकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए।
बिल्कुल, तो जनता की आवाज़ को मुखर तरीके से किस तरह से संसद में, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा में उठाया जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में देखना होगा और उसी के लिए नेता विपक्ष को चुनने की तैयारी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। योगी सरकार ने तलब की है लाठीचार्ज प्रकरण की रिपोर्ट। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दे, बहराइच में बवाल अभी भी जारी है। पथराव और फायरिंग के दौरान युवक की मौत के बाद से बवाल बढ़ता चला गया और ऐसे में बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को पूरी तरीके से घेर लिया था, यहां तक कि दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम दिख रहा है। तो बहराइच में बवाल को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दिए और इस पर पल पल की निगरानी वो बनाए हुए थे, नजर बनाए हुए थे। और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन में इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन दोनों हैं। देखिए, आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं, बहराइच में फिर आगजनी और तोड़फोड़। बाकायदा तस्वीर छापी गई है और दिखाया गया कि बहराइच में हिंसा के बाद सोमवार को लोगों द्वारा प्रदर्शन के दौरान आगजनी के बाद धुआं किस तरह से यहां पर उठ रहा है। इस बीच देखिए एक तस्वीर और छपी है जहां पर पिस्टल लेकर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आ रहे एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश। हाथ में पिस्टल है इनके और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपद्रवी जो है सड़कों पर ना दिखाई दें। देखिए, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है और इसीलिए अब गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कमान संभाल ली है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सड़कों पर अब उपद्रवी ना दिखाई दे, स्थिति जो है वो नियंत्रण में आए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में संडे को प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्र की हत्या के बाद हिंसा जो भड़की थी वो थम तो गई है, लेकिन सोमवार सुबह 11 बजे माहौल फिर से बिगड़ गया जब मिश्र का शव तहसील कार्यालय के गेट पर रखकर हजारों ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अफवाह फैली कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती हमले में घायल सत्यवान की मौत हो गई है। तो देखिए, तमाम लोग जो है सड़कों पर उतर आए, हंगामा हुआ, आक्रोश लोगों का दिखाई दिया और इस बीच देखिए निजी अस्पताल, बाइक शोरूम, दुकान समेत आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर उपद्रवियों ने आगजनी की। होंडा बाइक के शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच देखिए खुद लगातार जो मुख्यमंत्री है वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वैसे इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई हिंदुस्तान टाइम्स में। देखिए, फुल टोल एग्जेम्पशन फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स एट ऑल 5 टोल बूथ्स एंटरिंग मुंबई। तो मुंबई आने वाले सभी जो 5 टोल नाके हैं वहाँ पर जो हल्के मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें पूरी तरह से एग्जेम्पशन किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे इसको लेकर जो है आदेश भी जारी किए गए हैं। महायुति सरकार ने महाराष्ट्र में सोमवार को फैसला लिया है कि वो टोल चार्जेस जो है लाइट मोटर व्हीकल्स के वो कहीं ना मतलब पूरी तरह से रद्द कर देंगे। इसके साथ साथ जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स की बात हो रही है, यानी कि स्कूल और जो रेगुलर बसेस हैं उनको भी इससे अलग रखा गया है। ये फैसला उनके लिए है जो कि मुंबई में प्रवेश कर रहे हैं वाहन और मुंबई से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा फैसला है। देखिए, ये फैसला इसलिए इम्पॉर्टेंट है एकनाथ शिंदे द्वारा जो लिया गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है अब जल्द ही राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। तो देखिए, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं विधानसभा की और चुनावों से पहले अलग अलग तरह के फैसले आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें तो केंद्र की तरफ से भी तमाम चीज़ें जो है वो महाराष्ट्र के लिए की जा रही है और इस बीच एकनाथ शिंदे का ये फैसला, तो कई ऐसे फैसले इस दौरान आपको नजर आएंगे और आप समझ सकते हैं चूंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने के लिए, फ़ायदा देने के लिए इस तरह के फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं क्योंकि चुनावी साल आप इसे कह सकते हैं। 5 साल बाद महाराष्ट्र में फिर से चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में किस तरह से जनता को एकजुट किया जाए, जनता को तमाम फ़ायदे पहुंचाए जाए और ये भी बताया जाए कि अगले 5 साल में अगर सरकार रिपीट होती है तो क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, इस बात को लेकर के लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एक ये बड़ा कदम माना जा रहा है, बड़ी पहल है ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से। दरअसल जिस तरह ये माना गया था कि महाराष्ट्र में क्योंकि महायुति की सरकार के रेपुटेशन की बार बार बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से भी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। यहाँ तक जो महाराष्ट्र टोल को फ्री करने का जिक्र इसमें किया गया है और ये कहा जा रहा है कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं और ऐसे में उन्हें भी अपना खर्च बचाने में थोड़ी सी मदद जरूर मिल जाएगी। लेकिन
जिस दौरान ये कदम महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाया गया है, सवाल उसको लेकर के विपक्षी दलों की ओर से किया जा रहा है कि विपक्षी दलों का ये कहना है कि आखिर ऐन मौके पर जब अगले ही महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही दिन के बाद से चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, तो फिर ऐन मौके पर इस तरीके का कदम क्या ये राजनीतिक नहीं है? और इस बात की क्या गारंटी है कि जब चुनाव बीत जाएंगे तो दोबारा से इसे चालू नहीं कर दिया जाएगा? और इसी को लेकर के इस वक्त विपक्षी दल मुद्दा बना रहे हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार को भी घेरने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया था और इस बात की घोषणा की गई थी, ये कहा गया था कि जहां एक और महाराष्ट्र को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ गाय को राज्य माता का दर्जा भी दिया गया था। और इसी के बाद से विपक्षी दलों ने इस दौरान भी निशाना साधा था और ये कहा था कि आखिर ऐसे समय पर इस तरीके के हथकंडे क्यों अपना रही है महायुति, क्योंकि महायुति को क्या ये भरोसा नहीं है कि दोबारा से वो अपने काम के जरिए सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या अब लोक लुभावन वादों से पहले वो इस तरीके के कदम उठा रही है कि अगर सत्ता की चाबी इस वक्त उनके पास है तो फिर कुछ कदम पहले ही, तारीखों के ऐलान होने के पहले ही कर ले, क्योंकि तारीख अगर घोषणाएं हो जाती हैं तो फिर उसके बाद से किसी प्रकार का फैसला ले नहीं पाएंगे। और इसी के तहत में अब विपक्षी दल बार बार हमलावर है, लेकिन देखना यही होगा कि जो कोशिशें महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है, महाराष्ट्र सरकार को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बात झारखंड की कर लेंगे। अब महाराष्ट्र का हमने जिक्र किया, महाराष्ट्र में चुनाव होने, झारखंड में भी चुनाव होने। झारखंड में आजसू को 9-11 सीटें, जेडीयू को 2 सीटें, एलजेपी रामविलास से बातचीत जारी है। ये शर्मा की तरफ से कहा गया है। द हिंदू में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सीट बंटवारे की जो व्यवस्था है तकरीबन पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर 98% सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। व्यवस्था का विवरण साझा करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सुदेश महतो के नेतृत्व वाली ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू को 9 से 11 सीटें और नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिलेंगी। भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के प्रमुख सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के साथ भी बातचीत चल रही है। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। असम के सीएम ने कहा कि हमने एक को छोड़कर सभी सीटों पर आजसू के साथ बातचीत पूरी कर ली है। इसे 9 से 11 सीटें मिलेंगी, जेडीयू को 2 सीटें मिलेंगी। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। देखिए स्क्रीन पर आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में चुनाव का जिक्र हुआ है और अब बारी है झारखंड की, और झारखंड में भी अब बातचीत चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ऑफिशियल हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी, आपसी सहमति बन जाएगी, उसके बाद ऐलान हो जाएगा। हालांकि अंतिम चरण में ये बंटवारा जो है, ये व्यवस्था जो है, ये पहुंच चुकी है। तो फिलहाल देखिए झारखंड में क्योंकि चुनाव होने हैं, लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पर यह माना जा रहा था कि असम के सीएम को भी खासतौर पर यहां पर भेजा जाएगा ऑब्जर्वर के रूप में, और बीजेपी कैसा प्रदर्शन करेगी, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, कैसी रणनीतियां तैयार होंगी, इसको लेकर के भागीदारी जो असम के सीएम की होगी वो भी महत्वपूर्ण होगी। और इसी के तहत में यह भी कहा जा रहा था कि सीट बंटवारे का जब फॉर्मूला तय होगा तो सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए अलायंस के साथ में बातचीत होगी और उसके बाद ही जब मीटिंग होगी, बातचीत हो जाएगी, तभी यह तय किया जाएगा कि किसको कितनी सीटें देनी है। क्योंकि झारखंड की जब बात आती है तो खास तौर पर यहां पर बीजेपी को भी थोड़ी सी चुनौती जरूर महसूस होती है, क्योंकि पिछली बार भी जिस तरीके का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए और झामुमो ने वहां पर कई सारी सीटें जीती थी, यहां तक कि अपने पार्टी का वर्चस्व भी कायम रखा था जनता के बीच में। और आपको याद होगा कि जब चंपई सोरेन को एक वक्त के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब झारखंड के मुख्यमंत्री रहे उस वक्त के हेमंत, माफ कीजिएगा, उस वक्त जो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे, ऐसे में उनको जब जेल जाना पड़ गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत में, क्योंकि भूमि घोटाले का मामला उन पर चल रहा था। और ऐसे में उसके बाद ही हमने ये भी देखा कि किस तरीके से चंपई सोरेन को सत्ता से, यानी कि कुर्सी से उतार दिया गया था और दोबारा से सत्ता की चाबी उन्होंने अपने पास ले ली थी। लेकिन इसी बीच इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई थी, चंपई सोरेन को अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल कई ऐसे समीकरण है झारखंड में इस वक्त जो कि कहीं ना कहीं साधने की कोशिश इस वक्त बीजेपी करना चाह रही है।
और यही प्रमुख कारण है जिस वजह से कह रही है बीजेपी कि उन समीकरणों को साधने के साथ साथ वोटिंग परसेंटेज भी समझना जरूरी हो जाता है और क्षेत्र में सबसे हावी मुद्दे क्या कुछ रहे हैं, पार्टी पर किस ओर सबसे ज्यादा जनता का रुझान जा रहा है, यानी कि अहम मुद्दों को लेकर के यहां पर चर्चा की गई थी और कौन सी कमजोर जो कड़ी होती है विपक्षी दलों की, ऐसे में उनको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और उसके बाद ही वो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। यहां तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी इसी आधार पर तय होगा और तब जाके निर्णय होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें बीजेपी की ओर से दी जाएंगी जो बीजेपी के साथ में अलायंस में है, यानी कि गठबंधन में है, और फिर चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी की ओर से सामने आएगा कि किस सीट से कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, और इस बार जैसे कि नजर आ रहा है बीजेपी के हौसले काफी बुलंद है, जैसे कि भी सुरभि ने भी जिक्र किया, चूंकि चंपई सोरेन एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, जेएमएम के बड़े नेता रह चुके हैं और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा वो बन चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उनके पास एक बड़ा एसेट है जो कि आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा कि बीजेपी के जो लोकल स्थानीय नेता हैं, जो आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, क्या उनका क्लैश होगा चंपई सोरेन के साथ, किस तरह से सबको कहीं ना कहीं अगर हम देखिए सेटिस्फाई कर पाएगी पार्टी, क्योंकि टिकट बंटवारे के दौरान अक्सर ये स्थिति देखने को मिलती है, खासतौर से अगर कोई दूसरी पार्टी से कोई बड़ा चेहरा आता है और अगर आप उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और अपनी पार्टी के जो नेता वहां पर स्थानीय नेता है अगर कहीं ना कहीं वो खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं, तो इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलती है। बहरहाल इन सब के बीच अगर हम देखें तो बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर आजसू की स्थिति भी उन्होंने तकरीबन साफ कर दी है, मोटा मोटा बता दिया है और इस बीच देखिए जेडीयू के लिए भी बता दिया है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जाहिर तौर पर अपने पास रखेगी, ऐसे में देखना होगा कि फाइनल क्या कुछ निकल कर आता है और क्या इस बीच भी कुछ मतभेद होते हैं पार्टी में या फिर जो गठबंधन के सहयोगी है उनके साथ, क्योंकि बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि वो झारखंड में सरकार बनाए। अब सरकार बनाने के लिए कौन कौन से पैतरे आजमाए जाते हैं, क्या कुछ किया जाता है, क्या इक्वेशन रहती है दूसरी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के साथ, ये भी देखना अहम होगा। ये भी देखना अहम होगा कि चंपई सोरेन के साथ जो तमाम लोग आए हैं या चंपई सोरेन के अलावा जो खुद की पार्टी के पहले से मौजूदा नेता हैं, कहीं उनकी अनदेखी तो नहीं हो रही। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अगर हम देखें तो लगातार विचार विमर्श कर रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया है। इससे पहले चंपई सोरेन को भी जब पार्टी में शामिल करना था तब भी और अभी भी लगातार वो इस विषय में बता रहे हैं कि देखिए बातचीत तो चल रही है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल 98% बातचीत जो है वो ऑफिशियल हो चुकी है। और इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोती नगर के एमसीडी पार्क में जिम उपकरण के नीचे कुचला गया 4 वर्षीय बच्चा। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह मिली है। तो फिलहाल देखिए पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में नगर निगम द्वारा संचालित पार्क में रविवार शाम को एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई जब ओपन एयर जिम में लगे उपकरण का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर गया। लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विचित्र वीर ने बताया है कि बच्चे की पहचान उसी मोहल्ले में रहने वाले अरविंद के रूप में की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि बच्चा अपनी मां के साथ रहता था जो गृहिणी है, जबकि उसके पिता संजय वर्तमान में सऊदी अरब में मजदूरी कर रहे हैं। परिवार मूल रूप से नेपाल का है। अरविंद अपनी मां के साथ ए ब्लॉक के पार्क में खेल रहा था, तभी उपकरण का एक हिस्सा उसके सीने पर गिर गया जिससे वो बेहोश हो गया। उसे पड़ोस के आचार्य भिक्षु अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो फिलहाल हम इसे एक बड़ा लापरवाही का मामला जरूर कह सकते हैं, क्योंकि मोती नगर में जो ओपन एयर जिम जो पार्क्स में इंस्टॉल किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, ऐसे में कई ऐसे लापरवाही के मामले सामने आए हैं कि इन्हें रीचेक नहीं किया जाता है कि क्या ये ठीक से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह से इससे पहले भी खबरें सामने आ चुकी है जहां इन कुछ ऐसे जो जिम के उपकरण इंस्टॉल किए गए हैं ओपन एयर जिम के तौर पर, तो ऐसे में उनके कई स्क्रू या तो ढीले हो जाते हैं या तो गिर जाते हैं और ऐसे में एक बड़ी अनहोनी हो जाती है। और इसके तहत कई बार शिकायतें भी लोगों की ओर से की गई है, लेकिन इसके बाद भी कोई टीम किसी भी पार्क में पहुंच करके निरीक्षण नहीं करती है कि क्या ये जो ओपन एयर जिम दिल्ली सरकार ने आम जनता के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो तैयार किया था, ये किस तरह फंक्शन कर रहा है, किस तरह नहीं कर रहा है। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है कि आखिर लापरवाही के कारण ही एक बच्चे की जान चली गई जो महज 4 वर्ष का था। और ऐसे में
उस बच्चे की मां की ओर से यानी परिजनों की ओर से भी अब मामला दर्ज करवाया गया है और साथ ही मांग की जा रही है कि आखिर इस मौत की जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से फैसला लिया, इंस्टॉल करवा दिया, लेकिन उसकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी बनेगी। एक जिम्मेदारी अगर तय होती है तो फिर उन जिम्मेदारियों का पालन समय रहते क्यों नहीं किया जाता है? क्या हर बार ऐसे ही बड़े हादसे होने का इंतजार सरकार या प्रशासन कर रही होती है? तो ऐसे में कई बड़े सवाल भी इस दौरान खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ लापरवाही से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर। और देखिए एमसीडी पार्क का जिक्र हो रहा है, आपने यहाँ पे इंस्टॉलेशन तमाम कर दिए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन उसका रख रखाव कितना इम्पोर्टेंट है ये भी देखना एमसीडी का काम है, ये भी जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। और इस बीच देखिए भले ही सुनने में छोटी बात लग रही हो कि यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशंस आपने किए हैं उपकरणों के जिम के, लेकिन रख रखाव आपने नहीं किया है, कितना बड़ा खामियाजा उसको उठाना पड़ा है एक 4 साल के बच्चे को जो अपनी माँ के साथ रह रहा था। बड़ा एग्जाम्पल ये देखने को मिला है, बहुत बड़ा हादसा। जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं उस एमसीडी पर। और बात यहाँ पर जब देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हो रही है, दिल्ली में अगर इस तरह की व्यवस्था होंगी तो आप बाकी जगह से किस तरह का क्या उम्मीद करेंगे। इस बीच देखिए इस मामले पर राजनीति भी मुमकिन है, क्योंकि लगातार ये एक दूसरे पर सवाल उठाते रहे, चाहे बात हम भारतीय जनता पार्टी की करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें। मौजूदा वक्त में एमसीडी जो है आम आदमी पार्टी के पास है और ये देखना होगा कि अभी इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है, क्योंकि बड़ा मामला और मुमकिन है कि जो आसपास के लोग हैं उनका भी रोष, उनका जो विरोध है वो भी इस मामले में देखने को मिले। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई की 3 उड़ानों और एक ट्रेन में बम की झूठी धमकी मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र हुआ है। मुंबई से चलने वाली 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और इसके अलावा पश्चिम बंगाल जाने वाली एक ट्रेन को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां हड़बड़ा गई हैं और सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। हालांकि बाद में पता चला कि चेतावनियां झूठी थी। अधिकारियों ने विवरण से अवगत कराया है। अधिकारियों ने बताया कि तीनों उड़ानों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान और 2 इंडिगो की उड़ानें जो कि पश्चिम एशिया के अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भर रही थी, और हावड़ा जाने वाली ट्रेन जो या तो मुंबई से रवाना हुई थी या उड़ान भरने वाली थी, जिसमें कई यात्री सवार थे। तो ये बॉम्ब से उड़ाने की धमकी 3 मुंबई फ्लाइट्स को मिली है, ट्रेन को भी मिली है। इससे पहले आपको याद होगा लगातार इस तरह की धमकियां जो है आती रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं अवस्था का माहौल हो जाता है और वो लोग जो इसमें सवार हैं। इस बीच देखिए ये भी सवाल है कि क्या मकसद सिर्फ लोगों के बीच हलचल पैदा करना था, वो डर पैदा करना था, खौफ पैदा करना था, क्योंकि हड़कंप जाहिर तौर पर मच गया है इस धमकी की खबर के बाद। तो बिल्कुल देखिए ये आप हर अखबार में ही इस खबर देख पाएंगे, क्योंकि ये कल की बड़ी खबर मानी जा रही थी, क्योंकि ऐसा 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर और साथ ही एक ट्रेन को लेकर के ये खबर सामने आई कि इन तीनों उड़ानों में यानी कि इन तीनों फ्लाइट्स में बॉम्ब रखा हुआ है। यहाँ तक एक ट्रेन के भी रूट को डाइवर्ट करना पड़ गया था, सिर्फ और सिर्फ एक धमकी भरे कॉल की वजह से। दरअसल ये जानकारी मिली थी कि न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट की दिल्ली इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। क्यों? क्योंकि इसमें बॉम्ब की धमकी दी गई थी। इंडिगो के मस्कट और जेदा जाने वाली 2 उड़ानों को भी बम होने की धमकी मिली थी कि फ्लाइट के भीतर बम रखा हुआ है। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि लॉ यूनिवर्सिटी में बम की धमकी फर्जी निकली थी। यहां भी एक धमकी दी गई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी बम होने की यानी कि यूनिवर्सिटी के भीतर बम रखे जाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से जब यहां पर भी जांच के प्रकरण को आगे बढ़ाया गया तो ये मालूम चला कि खबर महज अफवाह है, महज खोखली खबर है। मुंबई हावड़ा मेल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सोमवार को मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन को टाइमर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ के मुताबिक मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन को जलगांव स्टेशन पर रोक करके जांच की गई। इसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला और इसके बाद से ट्रेन को आगे रवाना किया गया। लेकिन यात्रियों को परेशान जरूर होना पड़ा, क्योंकि उस वक्त ट्रेन को खाली करवा दिया गया था और ट्रेन को थोड़ा सा उस वक्त डिले भी कर दिया गया था और इसी के कारण वहां यात्री परेशान होते हुए जरूर दिखाई दिए। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ये जांच बहुत ज्यादा जरूरी थी। साथ ही अब उन लोगों की तलाश भी की जा रही है जहां से ये कॉल्स आए थे, जहां से ईमेल्स आए थे और मैसेजेस भेजे गए थे कि इन उड़ानों में, इन ट्रेन में या यूनिवर्सिटी के भीतर बम रखे हुए हैं। आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरीके की धमकी दी थी और साथ ही साथ इसके पीछे की मंशा क्या थी? सिर्फ
क्या अराजकता फैलाना या सिर्फ शरारती तत्वों के तहत में ये शरारत करने का ये एक अंदाज था उनका। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये गिरफ्तारियां हो पाती है और इसमें क्या कोई नया एंगल भी निकलकर सामने आता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते। गुजरात से दिल्ली आनी थी कोकेन की बड़ी खेप। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गुजरात से गिरफ्तार किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए 5 सदस्यों से पूछताछ में पता चला कि अंकलेश्वर से बरामद 518 किलो कोकेन की बड़ी खेप भी तुषार गोयल के पास दिल्ली ही आनी थी और इसकी आपूर्ति दिल्ली एनसीआर के कुछ छोटे तस्करों के अलावा दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट्स और अन्य राज्यों में की जानी थी। तो साथ ही अवकार ड्रग्स लिमिटेड के बारे में सेल को लेकर ये पता चला है कि कंपनी के मालिक कई सालों से कोकेन तस्करी के धंधे में लिप्त थे। देश में पकड़ी गई ड्रग्स की अब तक ये सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया जिसमें दिल्ली के मास्टरमाइंड के तौर पर एक पूर्व कांग्रेसी नेता के शामिल होने के भी मामला यहां सामने आया है जो कि लोगों को हैरान कर रहा है। देखिए आपको खबर भी दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से गुजरात से गिरफ्तार किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह के 5 सदस्यों से पूछताछ हुई है और पता चला है कि अंकलेश्वर से बरामद 518 किलो कोकेन की बड़ी खेप भी तुषार गोयल के पास दिल्ली आनी थी। इसकी आपूर्ति एनसीआर के कुछ छोटे तस्करों के अलावा दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट और अन्य राज्यों में की जानी थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस मैटर था। अवकार ड्रग्स लिमिटेड के बारे में सेल को पता चला है। कंपनी के मालिक कई सालों से कोकेन तस्करी में लिप्त बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ने में शामिल स्पेशल सेल के अधिकारियों और कर्मियों को शाबाशी देने दिल्ली पुलिस मुख्यालय आ सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने और बाकायदा सराहना की है पुलिस की। और जैसे कि पहले भी आपको बताया, देश में पकड़ी गई ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेसी नेता का नाम सामने आ रहा है। जाहिर तौर पर यह भी काफी हैरान करने वाली बात है। डीसीपी स्पेशल सेल अमित कौशिक ने बताया कि गुजरात के अंकलेश्वर निवासी विजय भेसनिया और मयूर देसले भरूच निवासी अश्विनी रमानी, ब्रजेश कोठानिया, वडोदरा निवासी अमित मसूलिया को गिरफ्तार किया गया है। और ये भी देखिए जानकारी मिल रही है कि 5 आरोपियों को दुबई में छिपे सरगना वीरेंद्र बसोया और उसके करीबी दिल्ली के मास्टरमाइंड और पूर्व कांग्रेसी नेता तुषार गोयल से सीधी बातचीत इनकी नहीं थी। इनके बीच में तस्करों की लंबी चौड़ी एक कड़ी थी, एक फहरिस्त थी। इसके बारे में स्पेशल सेल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और केंद्रीय एजेंसियां, इसके साथ साथ ईडी भी पता लगाने में जुटी हुई है ताकि इन्हें पकड़ा जा सके, इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। एक के बाद एक तस्करों के चेन में शामिल सदस्यों के पकड़े जाने से गिरोह का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग इसमें लिप्त जो हैं अब वो दिखाई दे रहे हैं। 14 दिनों के दौरान इस गिरोह के 12 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी निशानदेही पर 13,000 करोड़ से ज्यादा की कोकेन और 3 करोड़ रुपए मूल्य का 40 किलो थाईलैंड का गांजा बरामद हो चुका है। स्पेशल सेल के एक अधिकारी का कहना है कि सेल की 10 टीमें दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, चेन्नई, पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों में जो है लगातार छापेमारी कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। अभी भी ऑपरेशन जो है वो लंबा चल सकता है, इसकी भी संभावना जाहिर कर रही है, जिससे गिरोह के कई और बड़े तस्कर जो हैं वो पकड़े जा सकते हैं और उनकी निशानदेही पर कोकेन की और बड़ी बड़ी जो खेप है वो बरामद हो सकती है। इसके अलावा ये भी बता दें कि बसोया द्वारा कोलंबिया से भारत भेजी गई कोकेन की कुछ खेप के बारे में जांच एजेंसियों को पहले पता नहीं लग पाया, जिससे कोकेन छोटे छोटे तस्करों को बेच दी गई है। या जुलाई में भी 150 किलो कोकेन की बड़ी खेप बसोया ने तुषार के पास भिजवाई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बता दें कि गिरोह के जो तार हैं वो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंग्लैंड, दुबई से लेकर दक्षिण अमेरिकी देशों तक फैले होने के सबूत जो है वो लगातार मिल रहे हैं। और भारत के भी कई राज्यों में ये जो नेटवर्क है ये अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल कार्रवाई चल रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ इस मामले में हो सकता है। तो बिल्कुल आप खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात केरल की करेंगे। दरअसल केरल ने वायनाड के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया है। द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है। केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें केंद्र से भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले के लिए तत्काल अनिवार्य सहायता जारी करने का आग्रह किया गया। प्रस्ताव में भूस्खलन पीड़ितों द्वारा लिए गए ऋणों को माफ करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।
विधानसभा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ऋण माफ करने के लिए राजी करने के लिए केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।